जैसे जैसे युग बदलते गए, इंसान की ज़रूरतें भी बदलती गई। पहले इंसान सिर्फ खा पी कर खुश रहता था, पर अब उसे दूसरे सुख भी चाहिए जिसकी उसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पर अब इन सुखों की परिभाषा भी बदल चुकी है। अब इंसान जानवर की तरह बनता जा रहा है, या फिर यूं कहें कि उससे भी बदतर, क्योंकि किस इंसान को आज के ज़माने में किस चीज़ की आदत लग जाए ये कोई नहीं बता सकता। एक रात कुछ लोग एक औरत की लाश को कब्रिस्तान में गाड़ने के लिए लेकर आए थे। कब्रिस्तान में काम करने वाले नसीर ने हमेशा की तरह एक गड्ढा खोदा और उसमें उस औरत को दफन कर दिया। लाश को दफन करने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। नसीर भी पास में ही एक कुटिया में रहता था। उसने भी अपना काम पूरा किया और अपने घर चला गया। नसीर अपने घर में अकेला रहता था। उसके ऐसे काम के कारण अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी और उसका परिवार भी उससे अलग रहता था। 2 दिन बाद फिर से एक आदमी की लाश लेकर कुछ लोग आए। जब नसीर गड्ढा खोद रहा था, तभी एक आदमी की नज़र पास के कब्र पर पड़ी, जहां 2 दिन पहले उसकी बीवी को दफनाया था। अरे, इस कब्र को क्या हुआ? ऐसा लगता है किसी ने यहाँ फिर से खुदाई की थी। नसीर, सुनो, वो होने के बाद इसे भी वापस खोदना है। छोड़ दीजिए ना साहब, क्यों मरे हुए इंसान को तकलीफ देते हो? किसी जानवर का काम होगा। तुमसे जितना कहा जाए उतना करो, चलो जल्दी। उस आदमी की लाश को दफन करने के बाद नसीर ने उस आदमी की बीवी की कब्र फिर से खोदनी शुरू की। कब्र पूरी तरह खोदने के बाद सारे लोग डर गए। किसी को जरा भी समझ नहीं आया कि यहाँ क्या हुआ, क्योंकि अंदर से उस औरत की लाश गायब हो चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? 2 दिन पहले ही तो उसे यहाँ गाड़ा था, फिर कहाँ गई उसकी लाश? नसीर, लाश कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं भी 2 दिन बाद ही आया हूँ यहाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने लाश को चुराया हो? पर कोई लाश क्यों चुराएगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब कैसे हो सकता है? हमें जल्दी से कुछ करना चाहिए। हम घर चलकर सोचते हैं कि क्या करना है। तब तक तुम घर चलो। नसीर, इसे वापस ढक दो और ध्यान रखो। सब लोग घर आ गए। कुछ दिन बाद एक बुढ़िया की मौत हो गई। सारे लोग जमा हो गए। मैं तो कहता हूँ कि हमें इन्हीं घर के पास या फिर खेतों में दफनाना चाहिए। कब्रिस्तान से लाशें चोरी हो रही हैं। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, पर घर के पास दफनाना ठीक नहीं होगा। एक काम करते हैं, खेतों की तरफ जो बंजर जमीन है उसमें दफनाते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं अभी नसीर को फोन करके वहां पहुंचने के लिए कहता हूँ। कुछ देर बाद सब लोग खेत में लाश को दफन करने वापस आ गए। चलो, कब्रिस्तान में न सही, पर वहाँ लाश सुरक्षित तो रहेगी। सही कहा तुमने, अब चलो। कुछ दिन बाद वो आदमी अपनी बीवी की कब्र देखने फिर आया, पर इस बार वो बगल वाली कब्र देखकर चौंक गया। इस आदमी की कब्र तो वैसी की वैसी ही है, तो फिर मेरी बीवी को क्या हुआ? वो इसी दुख में वापस आया तो उसने देखा कि सब लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या हुआ? आज फिर कोई मर गया क्या? नहीं, हमें किसी की नजर लग गई है। कुछ पता नहीं चल रहा, आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन हुआ क्या? हमने जिस बुढ़िया की लाश खेतों के पास दफनाई थी, वो अब वहाँ नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि मैं अभी कब्रिस्तान से आ रहा हूँ। हमने जहाँ रंगा के भाई को दफनाया था, वो जगह तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, और परसों हमने बाला के बाप को खेतों के पास दफनाया था, उसकी लाश भी सही सलामत है। इसका मतलब ये चोर सिर्फ औरतों की लाशों को चुराता है, लेकिन ये उनका क्या करता है, कहाँ रखता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ दिन बाद नसीर की तबीयत बहुत खराब हो गई।
वो दवाई लेने डॉक्टर के पास गया। बहुत दिनों से कमजोरी महसूस हो रही है और खून की उल्टियां तो रुक ही नहीं रही। खाने में कुछ अलग खाया था? गरीब आदमी हो साहब, थोड़ी सी रोटी खाकर सो जाता हूँ। डॉक्टर ने नसीर को अच्छी तरह से देखा और सारे टेस्ट किए। देखो नसीर, अभी कुछ कहना मुमकिन नहीं। मुझे भी ठीक से अंदाजा नहीं है कि तुम्हें असल में क्या हुआ है। पर हाँ, एक बात है। डॉक्टर कहते कहते अचानक रुक गए। नसीर डर गया। क्या बात है डॉक्टर, क्या हुआ? आप साफ साफ बताइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे, बस 1 या 2 हफ्ता। लेकिन ये कौन सी बीमारी है और मुझे कैसे हो गई? इसका पता तो टेस्ट के बाद ही चलेगा। जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है साहब। कुछ दिन बाद रात के समय जब डॉक्टर अपने घर की ओर जा रहा था, तभी उसने कब्रिस्तान से कुछ आवाज सुनी। उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि कोई आदमी कब्र खोदकर लाश को अपने कंधे पर डालकर ले जा रहा है। लगता है ये वही लाश चोर है। ये अच्छा मौका है, आज इसे पकड़ना ही होगा। डॉक्टर भागता हुआ कब्रिस्तान में गया, पर जब तक वो उस चोर तक पहुंचता, वो चोर वहां से लाश लेकर भाग चुका था। डॉक्टर ने पूरे कब्रिस्तान में घूम कर देखा, पर उसे वो चोर कहीं नजर नहीं आया। डॉक्टर निराश होकर कब्रिस्तान से बाहर आने लगा। तभी उसकी नजर नसीर की कुटिया पर पड़ी। अंदर रोशनी थी। ये नसीर अब तक सोया नहीं, पता नहीं क्या कर रहा है। चलो, अब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो उसका हाल चाल पूछ लेता हूँ। वैसे भी बीमार है बेचारा। डॉक्टर जैसे ही कुटिया के पास पहुंचा, उसे तेज बदबू आने लगी। वो बदबू इतनी भयानक थी कि डॉक्टर को चक्कर आने लगे, और वो जैसे तैसे करके आगे बढ़ा। ये बदबू किस चीज की है? पता नहीं ये नसीर इस बदबू में कैसे रहता है। इसी की वजह से बीमार पड़ा होगा। डॉक्टर जैसे ही कुटिया के अंदर आया, डर के मारे उसके पैर सुन्न पड़ गए। उसके मुंह से जरा भी आवाज नहीं निकली। डॉक्टर को अब पूरी बात समझ में आ गई। एक तो उसे बदबू सहन नहीं हो रही थी, और दूसरी बात, वो बहुत डर गया था। वो वैसे ही लोगों के पास पहुंचा। वो सब लाशें नसीर ने ही चुराई थी। मैं अभी अभी उसके घर से आ रहा हूँ। वहाँ सब लाशें अधनंगी हालत में पड़ी थी, और इससे भयानक बात यह है कि वो लाशों को चुराकर उनके साथ सेक्स करता था, और इसी वजह से उसे नेक्रोफिलिया नाम की खतरनाक बीमारी हुई, जिससे अब वो मरने वाला है। नसीर की सच्चाई जानने के बाद लोगों ने उसे पकड़कर उसी की कुटिया में मरते दम तक कैद किया, और सारी लाशों को आदरपूर्वक फिर से दफना दिया। सदियों से एक कहावत हम आए दिन सुनते आए हैं कि इंसान जो बोता है वही काटता है। इस बात का मतलब यह है कि कर्मा घूम फिर कर वापस आता है, और हर बुरे कर्म का मूलधन और ब्याज सब वसूल लेता है। सालों से दिल्ली में रहने वाले अभय को बेंगलोर की एक आईटी कंपनी ने मैनेजर पोस्ट नौकरी पर रखा है। उसी सिलसिले में अभय अपने परिवार के साथ दिल्ली से बेंगलोर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन वो नहीं जानते कि इनके परिवार का कर्मा इनसे सवाल जवाब करने वाला है, जहां होगा मौत का खूनी खेल। शीला, ध्यान से अलार्म लगा लेना, कहीं ऐसा ना हो हम सोते रहें और स्टेशन छूट जाए। डोंट वरी पापा, आपकी बेटी ने आपका ये काम आधे घंटे पहले ही कर दिया है। पूरे 4 अलार्म लगाए हैं। थैंक यू बेटा, एक तू ही है जो हर काम सही करती है। तेरी माँ के ऊपर कोई काम छोड़ दो तो समझो गई भैंस पानी में। कुछ ज्यादा नहीं हो गया अभय? गुड नाइट।
पानी है क्या? कौन है भाई? अभय, क्या हुआ? पापा, आप ठीक हैं? खून 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 खून। पापा, पापा आंखें खोलिए पापा, क्या हुआ? अभय, कैसा खून? खून खून। अभय होश में आओ, अभय। शीला, आकृति, वो यहाँ एक लड़की थी, उसने खून खून की उल्टी की मेरे ऊपर। खून की उल्टी? मगर यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है भाई साहब ने कोई बुरा सपना देख लिया है। पानी पिलाइए इन्हें। हाँ हाँ, लीजिए, पानी लीजिए। बहुत डरावना सपना था। सपनों का क्या है साहब, कभी हंसाते हैं तो कभी डराते हैं। तुम कौन हो? मेरा नाम काल है। अगला ही स्टेशन है मेरा, अरसिरकेरे जंक्शन। कुछ लोगों से मिलना है वहां। वैसे आप कहाँ उतरने वाले हैं? हम तुमाकुरु उतरने वाले हैं। मेरे स्टेशन से अगला स्टेशन ही है, लेकिन संभल कर, वहां एक चुड़ैल भूत का साया है। किसी ने भी कुछ गलत किया होता है तो वो उसको छोड़ती नहीं है। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, हमने कभी किसी का गलत नहीं किया है। मेरा स्टेशन आ गया, जल्दी मिलते हैं। यह आदमी बहुत अजीब सा लग रहा था मुझे। अजनबियों की बातें अजीब लगना आम बात है पापा। तो हो जाए हाई फाई। अभय और उसका परिवार अपनी हंसी में बुरे सपने को पल भर में भूल गया, लेकिन अभय के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर नजर आने लगी थीं। मगर अपनी चिंता से ज्यादा अभी ध्यान उस स्टेशन पर देना था जहां उन्हें उतरना था। तुमाकुरु स्टेशन आते ही तीनों उतर गए। उस स्टेशन पर उतरने वाले वही 3 लोग थे। उनके उतरते ही ट्रेन आगे बढ़ गई। तीनों अब स्टेशन से चलने ही वाले थे कि तभी आकृति की नजर स्टेशन के एक कोने में जल बुझ रही लाइट पर अटक गई, जहां लाइट बुझते ही उसे सफेद कपड़े पहने लड़की दिखाई दे रही थी। उसे देखते हुए आकृति को ट्रेन में मिलने वाले अजनबी काल की बात याद आ गई। वहां एक चुड़ैल भूत का साया आए दिन देखने को मिलता है। अगर किसी ने कुछ गलत किया होता है तो वो उसको छोड़ती नहीं है। पापा, पापा देखो उधर कोई है। कहाँ बेटा? उधर पापा, देखिए ना, वो वही तो खड़ी है। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, मेरे पास मत आओ पापा, मेरे पास मत आओ। आकृति सुनो, रुको आकृति। आकृति, आकृति क्या हुआ तुम्हें? रुको। छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे। पापा, हे भगवान, आकृति हवा में। अभय, कहीं इसके पीछे स्टेशन का चुड़ैल भूत वाला साया तो नहीं? शीला की बात सुनकर अभय सख्ते में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। शीला को अपने सवाल से ज्यादा इंटरेस्ट अपनी बेटी में था, इसलिए अभय के जवाब से पहले ही वो वापस आकृति को बचाने दौड़ पड़ी। आकृति, आकृति! तभी वहां से एक और ट्रेन गुजरती है। उस ट्रेन के दरवाजे पर काल खड़ा है। अभय
उसे जाता देखता है, काल मुस्कुरा उठता है। यह सब देखकर अभय की सांसें फूल जाती हैं। वो शीला के पीछे दौड़ता है। शीला, शीला रुको! कौन हो तुम और मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो? प्लीज तुम जो भी हो मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज, प्लीज छोड़ दो मेरी बेटी को। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूं, तो सच बोल। कैसा सच? मेरा सच। आरती? चलो याद तो आई। अब सच बता वरना तेरी बेटी गई। नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत करना। अभय ये जो पूछ रही है इसे बता दो प्लीज, वरना हमारी बेटी। प्लीज बता दो अभय। आज से 25 साल पहले इसी स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर पर एक कंपनी खुली थी। उसी कंपनी में आरती को बहुत अच्छी जॉब मिली थी। मुझे लगा अगर ये जॉब करने लगेगी तो मुझसे दूर हो जाएगी। आरती प्लीज सुनो तो, क्यों करनी है तुम्हें ये जॉब यार? मैं हूं ना काम करने के लिए। छोड़ दो इस जॉब को और वापस चलो मेरे साथ। अभय प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से। और ये जॉब मुझे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए करनी है, तुम्हारे लिए नहीं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है हम सिर्फ दोस्त हैं। इसलिए प्लीज मेरा पीछा करना बंद करो और ये शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो प्लीज। अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो तू भी अपने मन की नहीं कर सकती। बचाओ बचाओ बचाओ! मैंने आरती को एसिड डालकर मार दिया, मगर मेरी किस्मत अच्छी थी। मैं पुलिस से बच गया और एक दिन में ये शहर छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो गया। लेकिन ये जगह मुझे फिर वही खींच लाई। मुझे माफ कर दो आरती, मुझे माफ कर दो। माफ किया? तुमने तो इसे माफ कर दिया आरती, लेकिन हम इन्हें माफ नहीं कर सकते। चलो बेटा। शीला, आकृति, प्लीज मेरी बात तो सुनो। शीला! लेकिन शीला और आकृति अभय की बात नहीं सुनते। तभी ऑपोजिट डायरेक्शन से एक ट्रेन आती है। जो काल अभय की बोगी में था, जो एक दूसरी ट्रेन के दरवाजे पर भी था, वही काल इस ट्रेन के इंजन में इंजन ड्राइवर के बाजू में खड़ा था। अभय ने अपनी ओर आती ट्रेन की ओर देखा और अपनी गिल्ट से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया और काल की ट्रेन उसे साथ ले गई। मुझे माफ कर देना प्लीज। इंसान चाहे जो कर ले, बुरे काम का नतीजा एक न एक दिन उसे भुगतना ही पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आप चोरी छुपे गलत काम करके बच जाएंगे, तो आप गलत सोचते हैं। काल हमेशा से हमारे साथ चलता है। ये कहानी है अक्षय की, जो अभी थोड़े समय पहले ही इंडियन आर्मी में ज्वाइन हुआ था और वो अपनी पोस्टिंग के बाद पहली बार घर जा रहा था। उसके साथ आर्मी के और भी जवान थे और वो छुट्टियों के लिए सब अपने घर जा रहे थे। अक्षय आज बहुत खुश था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि आज उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। अक्षय ट्रेन में अपने सभी सामान के साथ चढ़ गया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। तभी उसके बराबर वाली सीट पर सेना का एक जवान एक व्यक्ति का सामान रखकर गया और जैसे कि सीट पर कोई बैठा हो, उनको सैल्यूट करके चला गया। अक्षय के लिए यह बहुत ही अटपटा सा था। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसकी किसी से पूछने की हिम्मत नहीं हुई और वो सोच में था कि इन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। लेकिन
उसकी खुशी और मौसम ने उसका ध्यान इस बात से हटा दिया। थोड़ी दूर जब ट्रेन चल चुकी थी तो उसने महसूस किया कि उसके बराबर वाली सीट पर कोई बैठा है। उसने जैसे ही देखा तो वहां पर सेना की वर्दी पहने, सिर पर पगड़ी बांधे एक व्यक्ति बैठा है। अक्षय के मन की बेचैनी बढ़ जाती है और वो पूछता है कि क्या ये सीट आपकी है? तो वो व्यक्ति सिर हाँ में हिला देता है। अक्षय उनकी वर्दी और उनके मेडल्स देखकर समझ जाता है कि ये आर्मी में कैप्टन है, इसीलिए इनका सामान रखने आर्मी के जवान आए होंगे। वो ये सब अपने मन में सोच ही रहा होता है कि ये सोचते सोचते न जाने कब उसे नींद लग जाती है। जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि वो आदमी फिर से वहां पर नहीं है, लेकिन सामान अब भी है। उसके मन में सवालों का बवंडर उठ रहा था कि इतने में ही स्टेशन आ जाता है, इतने में फिर से सेना के जवान आते हैं और खाली सीट को सैल्यूट करके सामान उठाने लग जाते हैं। अब अक्षय से रुका नहीं जाता और वो पूछता है कि यहां जो बैठे थे वो कहां गए? सभी जवान जो कि सामान लेने आए थे वो उनको चौकन्नी नजरों से देखते हैं और फिर से सामान उठाने लग जाते हैं। अक्षय भी अपना सामान जल्दी से उठाकर उनके पीछे पीछे ट्रेन से उतर जाता है और कहता है, आपने बताया नहीं, प्लीज बताइए ना वो कहां गए? तभी एक जवान पीछे मुड़ता है और कहता है, तुम सेना में हो और तुम्हें इनके बारे में नहीं पता? अक्षय को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो ना में सर हिला देता है। उसकी उत्सुकता को देखते हुए उनमें से एक जवान रुक जाता है और कहता है कि ये बाबा हरभजन सिंह जी का सामान है। अक्षय ने पूछा कि वो कहां गए, तो उन्होंने कहा कि वो शहीद हो चुके हैं। अक्षय ने उनकी तरफ देखा और कहा, आप ये सब क्या कह रहे हैं? वो तो मेरे बराबर में बैठे हुए थे, मैंने देखा है। तभी वो जवान मुस्कुराया और बोला, हाँ तुमने देखा होगा। अक्षय को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चक्कर क्या है। अक्षय बोला, अभी तो आपने कहा कि वो शहीद हो चुके हैं और अभी आप कह रहे हैं कि हाँ देखा होगा। भला जो व्यक्ति इस दुनिया में ही नहीं है उसे मैं कैसे देख सकता हूं? और तो और आप उनका सामान क्यों और कहां ले जा रहे हैं? तभी वो जवान बोला कि ये बात तुम्हारी समझ में तब तक नहीं आएगी जब तक तुम्हें उनकी पूरी कहानी नहीं पता होगी। और जो तुम कह रहे हो कि तुमने उनको देखा है, बातें करी हैं, ये बहुत ही आम बात है, अक्सर ऐसा होता रहता है। अक्षय तुरंत बोला, आप मुझे उनके बारे में सब कुछ बताइए ना, आखिर ये सब क्यों होता है और मुझे इनके बारे में सब कुछ जानना है। तभी वो जवान बोला, तो सुनो, ये बात है कैप्टन हरभजन सिंह की, जिन्हें सभी सम्मान में बाबा हरभजन सिंह कहते हैं। 12 फरवरी 1966 हरभजन सिंह ने इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी। उनकी देश के प्रति सच्ची निष्ठा थी और वो देश पे मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक बार जब बाबा हरभजन सिंह सिक्किम के गंगटॉप पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे और वहां का मौसम ऐसा है जिसके चलते बर्फबारी होना बड़ी आम सी बात है। 1968 की बात है जब एक दिन बाबा हरभजन सिंह जी कुछ मुसाफिरों को बर्फीला रास्ता पार कराने में उनकी मदद कर रहे थे। एक तो रास्ता काफी मुश्किल था और साथ ही बहुत तेज बर्फबारी हो रही थी। इसी बीच अचानक से बाबा हरभजन सिंह का पैर फिसल गया और वो कई हजार फीट नीचे नदी में जा गिरे। बर्फबारी बहुत तेज थी और नदी का बहाव भी काफी तेज था, जिस कारण कोई भी उनकी मदद करने के लिए नीचे नहीं जा सका। लेकिन इंडियन आर्मी ने बाबा हरभजन सिंह जी की तलाश कई दिन तक जारी रखी। लेकिन जब इंडियन आर्मी के सर्च ऑपरेशन में वो नहीं मिले तो सेना ने ये सोचा
कि यहाँ की मुश्किलों से डरकर वो सेना छोड़कर भाग गए हैं। इतना ही नहीं, सेना ने उन्हें भगोड़ा भी घोषित कर दिया। लेकिन उसी रात वो अपने एक दोस्त के सामने आए और उसे बताया कि वो कहां पर हैं। उनके दोस्त ने वहां पर अपने साथियों के साथ बाबा हरभजन सिंह को ढूंढना शुरू कर दिया। जो जगह बाबा हरभजन सिंह ने अपने दोस्त के सपने में आकर बताई थी, उनकी बॉडी वहीं पर मिली, जिसके बाद सम्मान पूर्वक बाबा हरभजन सिंह जी को शहीद का दर्जा दिया गया। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। थोड़े दिन बाद बाबा हरभजन सिंह जी अपने दोस्त के सपने में एक बार फिर से आए और उन्होंने चाइना की आर्मी के एक बहुत बड़े प्लान के बारे में अपने दोस्त को बताया, जिससे निपटने के लिए इंडियन आर्मी ने अपना प्लान तैयार किया और चाइना के बनाए प्लान को बेकार कर दिया। इंडिया चाइना बॉर्डर पर ड्यूटी करने वाले ऑफिसर्स ने भी कभी न कभी ये महसूस किया है कि कोई और भी उनके साथ ड्यूटी कर रहा है। इतना ही नहीं, अगर ड्यूटी के टाइम कोई जवान सो जाता है तो बाबा हरभजन सिंह जी उसे चांटा मारकर जगा भी देते हैं। ऐसा एक या दो नहीं बल्कि कई जवानों के साथ हुआ है। बाबा हरभजन सिंह के मरने के बाद भी उनके अंदर देशभक्ति का जो जज्बा था वो नहीं मरा, जिसके कारण वो आज भी देश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कई जवानों की जान बचाई है और साथ ही इंडियन आर्मी ने भी बाबा हरभजन सिंह जी की प्रेजेंस को एक्सेप्ट किया है और उनके सम्मान में उनको बाबा हरभजन सिंह का नाम मिला। साथ ही उनके सम्मान में गैंगटॉक से 56 किलोमीटर दूर नथुल्ला दर्रा पर उनका एक मंदिर भी बनाया गया है और वहां पर सेना का हर जवान जाकर माथा भी टेकता है। आज भी जब भी इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच कोई बातचीत होती है तो उसमें बाबा हरभजन सिंह जी की भी एक कुर्सी छोड़ दी जाती है। इतना ही नहीं, बाबा हरभजन सिंह जी को सेना के नियमों के अनुसार उन्हें सैलरी और 2 महीने की छुट्टी भी दी जाती है और उसी छुट्टी के लिए आज हम उनका सामान लेकर उनके घर जा रहे थे। समझे आप? ये सब सुनकर अक्षय के रोंगटे खड़े हो गए और साथ ही देश पर मर मिटने का जज्बा और भी मजबूत हो गया। तो ये थी बाबा हरभजन सिंह की कहानी, जिन्हें उनके देश प्रेम ने अमर कर दिया और वो आज भी इंडियन आर्मी की मदद करते हैं। आज भी जब भी कभी चाइना इंडियन आर्मी पर अटैक करने का प्लान बनाता है तो बाबा हरभजन सिंह जी इंडियन आर्मी को आकर बता देते हैं। और इतना ही नहीं, इंडिया चाइना वॉर में भी बाबा हरभजन सिंह जी इंडियन आर्मी के साथ पूरे जोश और जज्बे से लड़ते हैं। ये कहानी है देश प्रेम और सच्ची निष्ठा की, जो हमें सिखाती है कि देशभक्ति और देश प्रेम क्या होता है। कैसे भारतीय सेना के जवान अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश सेवा में लगे रहते हैं। आज भारत के साथ साथ हम और आप ऐसे ही देश प्रेमियों के कारण सुरक्षित हैं। उनके जज्बे और समर्पण को दिल से सलाम करते हैं। ये एक सच्ची घटना है और साथ ही बाबा हरभजन सिंह जी के ऐसे अनेक किस्से हैं जिन्हें कि लोगों ने महसूस किया है। आज भी बाबा हरभजन सिंह जी को छुट्टी भी मिलती है और वो वापस पोस्टिंग पर भी आते हैं जैसे कि बाकी सेना के जवान, और वो जो भी जानकारी देते हैं वो सब सच होती है, जिससे कि इस बात की सच्चाई का पता चलता है। बाबा हरभजन सिंह जी पूरे देश के लिए प्रेरणा है। उनके जज्बे को फिर से एक बार दिल से सलाम।